हाय स्टूडेंट्स ऑफ जैक बोर्ड ऑफ क्लास 10th। दोस्तों आज आप सभी के लिए मैथ का मॉडल सेट लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट का पूरा मॉडल सेट जो JCERT यानी जैक बोर्ड के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, और आपको ये बता दोस्तों कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे क्योंकि जो आज आपको बताया जाएगा मॉडल सेट में, इससे जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन हो सकता है 5 से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन भी आपका मैच कर जाए सेम टू सेम आपके एग्जाम में। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप सभी के लिए, आप इसको जरूर देखेंगे। और ये मैथ का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए आपके सामने मैं एक नए सर को लेकर आया हूँ, और उस सर हैं मणिकांत सर, जो आपको मैथ बहुत अच्छे से समझाएंगे। हर एक चीज़ों को ऑप्शनल है, ऑब्जेक्टिव है, इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको एक एक चीज़ों को सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे है, इसका आंसर क्या हुआ और कैसे हुआ। ठीक है ना, तो आप अच्छे से इनको देखें, समझें, और कैसा लगता है इसका फीडबैक आप कमेंट के माध्यम से देंगे। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना दोस्तों, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। ठीक है, तो आइए आप सभी के सामने बुलाते हैं मणिकांत सर को। आइए सर। हाय बच्चों, जैसा कि सर ने मेरे बारे में बता ही दिया आप लोगों को कि मेरा नाम मणिकांत सर होगा और मैं मैथ पढ़ाऊंगा। तो आप लोग देखेंगे जैक बोर्ड के द्वारा निकाला गया आपका ये मॉडल प्रश्न पत्र है, इसी को हम लोग हल करेंगे और देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे करेंगे। जितना अधिक से अधिक हो सके प्रैक्टिस करना है, इसके बाद एग्जाम में आप लोग को कोई भी क्वेश्चन कठिनाई महसूस नहीं होने देंगे। चलिए तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका दिया हुआ है कि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7 के शून्यक हैं। यहाँ पे बच्चों देखेंगे आप चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन में से ही आपका कोई एक ऑप्शन होता है जिसमें हमको पता करना है कि कौन मेरा ऑप्शन है और किस में हम टिक करें। ऑप्शन तो चार है, टिक किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन करना है उसी को जो मेरा सही है। तो सही को पता लगाएंगे कैसे? आप लोग अब एग्जाम देने वाले हैं, ऑब्वियसली सी बात है, पढ़े ही होंगे, समझे ही होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसका शून्यक फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू में 0 ले लेंगे। अब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर यही रहने दो, और इस मेरा जो 27 था 27 था, ये LHS से अब RHS में ले जाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा माइनस में था, इधर आकर के हो जाएगा प्लस में। जब प्लस में हो जाएगा इसके बाद क्या करेंगे कि x का जो मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर इधर LHS से RHS साइड में आप लेकर के जाते हैं तो ये यहाँ पे स्क्वायर था, उधर जाने के बाद यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाने के बाद ये रूट हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा रूट 27। अब इसमें साइन देखेंगे तो यहाँ प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अब इसका जो वैल्यू आएगा वो मेरा माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, इसलिए दोनों लेते हैं तो देखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा। आप अगर इसको करते हैं, इस रफ में देख लेते हैं करके, तो यहाँ देखिएगा 3 इंटू 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27। यहाँ पे आप पेयर लगाते हैं तो 2 का पेयर लगता है और 2 पेयर लगता है, जिसमें से एक बाहर आता है। अब एक 3 जो मेरा बच्चा बिना पेयर का है, विदाउट पेयर, तो उसको रूट में ही रहने देते हैं, यानी कि रूट 3। तो इसका जो मान हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3। ऑप्शन में देखेंगे कहीं अगर प्लस माइनस रूट 3 है तो वही मेरा 3 रूट 3। अगर ऑप्शन में है तो यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखेंगे ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में नहीं, यानी कि मेरा ऑप्शन बी, पहला का ऑप्शन हो गया बी। सेकंड में आइए, सेकंड में दिखाता है, सेकंड में बोलता है कि किसी बहुपद का ग्राफ एक शख्स को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इनमें कितने शून्यक होते हैं। यानी कि अगर आप लोग एक शख्स को देखेंगे, जैसे मेरा ये एक शख्स y अक्ष, ये एक शख्स है और ये y अक्ष है। अब इसमें कोई लाइन एक शख्स को जितना बार काटता है, एक शख्स को जितना बार काटता है, शून्यकों की संख्या उतना ही होता है। तो ये ऑलरेडी बोल रखा है कि किसी बहुपद का ग्राफ एक शख्स को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, मीन्स 3 बार काटेगा। जैसे इस तरह से हो सकता है 1 2 3। तो देखिए एक यहाँ काटा, एक यहाँ काटा, एक यहाँ काटा, 3 बार काटा, और एक शख्स को जितना बार काटेगा उतना ही शून्यक होगा। 3 बार काटा है, इसका शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 3, अर्थात ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए में देखिए 3 है, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा 3। अब हम लोग आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का।
तो थ्री में बोलता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो देखिए आप लोग ये बात 7th 8th में भी पढ़े हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत इन्फिनाइट होते हैं। परिमेय संख्या कितना होगा हम लोग बता नहीं सकते हैं, इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है। तो यहाँ मेरा ऑप्शन डी में बोलता है अनंत, तो इसलिए मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो यहाँ पे दो क्रमिक सम संख्या बोला है, तो दो क्रमिक सम संख्या का मतलब कि सम संख्या होगा और लगातार होगा, सम संख्या होगा और लगातार होगा। तो सम संख्या अगर लगातार मेरा होता है तो उस सम संख्या लगातार का अगर आपसे पूछ दे कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF बताइए, यानी कि मासा निकालना है, बताना है, तो सम संख्या आप दो को लगातार लेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि 2 4 दोनों सम संख्या लगातार है मेरा। आगे हम ले सकते हैं 6 8, ये दोनों लगातार सम संख्या है। इस तरह से कोई भी लगातार दो सम संख्या लेंगे तो उसका अगर हम मासा निकालते हैं, HCF निकालते हैं, तो भाग विधि से अगर देखें तो 2 दूनी की 4, तो यहाँ पे मेरा कट जाएगा। यानी कि हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे होता है ना उल्टा, भाग में होता है भागफल यहाँ, लेकिन ये भागफल नहीं है मेरा, यही आंसर होता है। तो यहाँ पे आपका देख लीजिए ऑप्शन में है कहीं अगर 2 तो वही हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, तो 2 होगा। अब देखिए अगर इस तरह से यहाँ दिया है, लेकिन अगर एग्जाम में इस तरह से न दे करके अगर पूछ दे कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा, विषम संख्या बोल देगा, सम है तो आप तो 2 हो जाएगा, लेकिन अगर विषम है तो क्या होगा, जैसे देखेंगे 3 5, आगे ले लेंगे हम मान लीजिए 5 7, तो इनका अगर HCF निकालने का बात करें तो इसका HCF क्या होगा, 3 से 5 को देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 5 को देंगे तो जाएगा 1 टाइम हो जाएगा, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, अब नहीं जाएगा, अभी 2 से इस 3 को देते हैं तो 3 1 टाइम 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, अब इस 1 से इस 2 को देते हैं तो पता चलेगा कि अब 2 टाइम में कैंसिल हो गया, यानी कि 1। तो इस तरह से अगर लगातार 2 विषम संख्या रहेगा तो उसका HCF पूछेगा तो उसका HCF 1 होता है, और लगातार 2 सम संख्याओं का बोल दे क्रमिक सम संख्या कहने का मतलब, तो उनका HCF 2 होगा। तो यहाँ मेरा ऑप्शन हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर में दिया हुआ है 5 में कि दो चरों x y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो कितने अधिकतम हल संभव है, तो ध्यान से देखेंगे x और y जो मेरा चर है इसका मान अलग अलग होता है। चर को हम लोग पढ़े हैं पहले भी कि चर जो होता है वो निश्चिंत नहीं होता है, उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है कि x के हमेशा 5 मान आए, y का हमेशा 10 ही मान आए, ऐसा नहीं होता है। x का मान और y का मान हमेशा बदलते रहता है। इसलिए बच्चों इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा अनगिनत। इसमें इसका हल कितना होगा नहीं पता, हम नहीं बता सकते हैं, अनगिनत होगा क्योंकि x और y बदलते रहता है, तो इसका अनगिनत हो जाएगा। अब आइए 6ठा नंबर में बोलता है कि असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं। असंगत, देखिए आप लोग पढ़े होंगे, अगर याद होगा तो ध्यान से देखिएगा। असंगत का मतलब ही कह रहा है, इस कंडीशन को आप समझेंगे, इस कंडीशन को आप जरा सा समझिएगा। इस तरह से हम लोग पहले पढ़े हैं, A1 अपॉन A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो इस तरह से अगर कंडीशन आता था तो हम लोग बोलते थे कि इसका जो ग्राफ होगा वो प्रतिच्छेदी होगा, यानी कि दोनों रेखा आपस में कटेगा और इसका एक हल होगा, इसका एक हल होगा। एक पढ़े थे हम लोग A1 A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। अगर इस प्रकार से हो जाए, अगर तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इनका जो ग्राफ होता है वो संपाती होता है। संपाती का मतलब कि एक ग्राफ ऐसे खिंचाएगा तो दूसरा ग्राफ भी इसी के ऊपर जस्ट ऐसे खिंचा जाता है, इस तरह से होता है। और तीसरा था आपका कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नहीं है C1 बाई C2। अगर इस तरह से रहता था तो मेरा ग्राफ
दोनों रेखा जो है सो समांतर रेखा हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं इस प्रकार से, जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है, तो ये रेखाएं मेरा समांतर होती हैं, यानी कि ऑप्शन बी। आइए 7 नंबर में बोलता है कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है। मूल इसका तो 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही मूल का बात किया है। 2 मूल होना चाहिए लेकिन 2 मूल नहीं, एक मूल, दोनों मूल में से कोई एक मूल होगा जो यहाँ ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, तो वही आपको बताना है कि वो मूल कौन सा होगा। तो उस मूल को बताना है, उस मूल को बताना है बच्चों, बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, हम लोग बता सकते हैं। और उसको देखिए कैसे बताएंगे। यहाँ पे इसको करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू में है 0। तो यहाँ पे देखिए इस मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करना होता है। मिडिल टर्म यानी बीच वाला जो पद है उसको ऐसा तोड़ना होता है 2 भाग में कि ये 2 भाग में टूटे, तो दोनों भाग का जो योगफल या मतलब जोड़ने या घटाने पे माइनस 3x आए और दोनों भाग को आपस में हम मल्टीप्लाई कराएं, गुना कराएं, तो ये दोनों के गुणनफल के बराबर आए। तो इस तरह से इसको तोड़ना होता है। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, देखिएगा कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। अब देखेंगे ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो माइनस एक्स और माइनस 2x जोड़ेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, और अगर दोनों को आपस में गुना करवा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2x इंटू एक्स करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। और इसको भी गुना कराइए तो देखिए x स्क्वायर और 2 को गुना कराएंगे तो मेरा 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो बीच वाला भाग को हम ऐसे ही खंडित करते हैं। करने के बाद में अब यहाँ पे देखेंगे दोनों में कुछ कॉमन जो होता है ले लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x कॉमन है, यहाँ फिर बचेगा x, यहाँ बचेगा अब 1। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या कॉमन होगा, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x और -1 इज इक्वल टू में 0। अब इसमें देखना है कि फिर से यहाँ पे x -1 और x -1 आ रहा है। अगर इस प्रकार से आ रहा है तो हम लोग समझेंगे कि हमारा सॉल्यूशन सही है, सही हम बना रहे हैं। अगर यहाँ पे x -1 आया था, अगर यहाँ पे कुछ और आ जाता x -2 5 कुछ भी, तो समझ जाते हैं कि मेरा सॉल्यूशन गलत है। लेकिन ऐसा है तो हम समझ रहे हैं कि सही है। अब इसमें से कॉमन लेंगे x -1 को, और ये x और x -2 इज इक्वल टू में हो जाएगा 0। अब यहाँ पे एक लाइन खींच लो, x -1 इज इक्वल टू में 0, x -2 इज इक्वल टू में 0, तो यहाँ x का मान आ जाएगा आपका 1 और x का मान आ जाएगा 2। देखिए ऑप्शन में अगर 1 होगा तो 1 मारेंगे, ऑप्शन में 2 होगा तो 2 होगा, जो होगा हमको अब देखना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन में, यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है कि 0 है, -1 है, 2 है और -2 है। तो हमारा ऑप्शन में जो होगा C होगा, क्योंकि 2 मेरा है और यहाँ पे 2 दिख रहा है। ये नहीं है, मेरा ऑप्शन में नहीं है। आगे चलेंगे बच्चा, 8 नंबर में देखेंगे, बोलता है कि 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 290 हो। बोलता है दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। लगातार हो और विषम हो, तो देखिए लगातार भी होना चाहिए, विषम भी होना चाहिए। विषम के मतलब समझते हैं आप लोग, सम के मतलब भी समझते हैं आप लोग। विषम की बात कर रहा है, तो अगर मेरा पहला संख्या विषम, अगर पहला संख्या मेरा विषम हो जाए, यदि हम मान लेते हैं कि मेरा पहला विषम संख्या x है, तो दूसरा विषम संख्या जो होगा वो हो जाएगा x + 2। ऐसे कैसे होगा, तो इसका देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि पहला विषम संख्या मेरा 5 है और इसके बाद अगला विषम संख्या कौन होगा, अगर इसके बीच में तो 6 आएगा और फिर 7 आएगा, तो देखिए विषम संख्या बोला है। तो यहाँ पे मेरा 5 के बाद जो अगला विषम संख्या है वो 6 नहीं है, वो कौन है, 7 है। तो 7 कब आएगा, जब हम 5 में 2 ऐड करेंगे तब आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे पहला विषम संख्या को x माने हैं और दूसरा विषम संख्या को x + 2 माने हैं। तो अब देखिएगा दोनों का बोला है कि 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक, इसी को धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 290 है। तो अब वो दोनों संख्या बताना है, ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन इसमें कौन है हमको पता नहीं है, तो पता कर लेते हैं। पता करेंगे कैसे, तो x का स्क्वायर करेंगे प्लस x + 2 का होल स्क्वायर करेंगे, और ये दोनों का जो वर्ग है उसका सम जो आएगा वो 290 के बराबर आएगा, यानी कि यही मेरा
कंडीशन होगा जो बोला है। अब यहाँ पे करना क्या है कि एक्स स्क्वायर रहेगा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उस पैटर्न पे इसको लाओ तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 2 जा 4 एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 बराबर 290। देख लीजिए एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर 2ab यानी कि 2 दूनी की 4x प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी की 4 और बराबर 290। अब इसके बाद देखिए x और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 4x और इसके बाद है फिर 4 और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 290। अब इधर बचा मेरा 0, दाहिने तरफ से बाएं तरफ ले आए। अब यहाँ पे मेरा जो बच रहा है उसको क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ देखिए 290 माइनस में और 4 प्लस में है तो 290 में से 4 को आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 2 यानी कि 286 बराबर हो जाएगा 0। अब करते क्या है कि देखेंगे कि 2 सब जगह मेरा कॉमन हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। यदि 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा माइनस में 1 4 3 बराबर में 0। अभी 2 इधर से उधर चल जाए यानी कि बाएं साइड से दाएं साइड में जाएगा, यहाँ गुना में था उधर जाएगा भागा में हो जाएगा तो 0 के बट्टे में जाने के बाद ये भी 0 हो जाएगा। मेरा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू में 0। अब इस फॉर्म में आ गया। अब इसको क्या करना है, इस समीकरण को हमको गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने के लिए बस वही तरीका कि बीच वाला को 2 भाग में तोड़ना है, ऐसा 2 भाग में तोड़ना है कि ये दोनों का गुणनफल के बराबर हो जाए और बीच वाला पार्ट आपस में जुटे या घटे तो 2x के बराबर हो जाए। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा 143 को देखिए कि किससे भाग दिया जाए कि दिया जा सकता है। तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, कहा है कि 3 और 4 7 अब 1 8 हो रहा है, अगर 9 होता तब हो सकता था। तो इस तरीका से आप लोग करके देख लेंगे। 11 से जाएगा, अब 11 से देंगे तो 11 कम 11 यहाँ बचेगा मेरा अब 3, अब बच जाएगा 3 तो हो जाएगा 3 और 3 33, यहाँ पे देखिए 3 इधर और 3 है 3 33 हो जाएगा तो 11 तिया 33 यानी कि 11 गुने 13 करेंगे तो 11 गुने 13 करने पे 143 आता है। तो बीच वाला को ऐसे ही तोड़ देना है तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर में 0। दोनों जगह से कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा आपका 13 और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से कॉमन लेने वाला क्या चीज़ है तो यहाँ से कॉमन लेते हैं 11 माइनस 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ भी बचेगा आपका 13 बराबर में 0। अब देखिएगा तो यहाँ से x प्लस 13 एक बार हो जाएगा x प्लस 13 और बराबर में 0 कर देते हैं और यहाँ से कर लेते हैं x माइनस 11 बराबर में 0। तो यहाँ x बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 13 और यहाँ आ जाएगा x बराबर में आपका प्लस का 11। तो देखिए यहाँ पे माइनस संख्या जो आ गया ना मेरा माइनस 13x, चूंकि ये बोला है क्वेश्चन में मेरा कि 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक के धनात्मक पूर्णांक बोला है और ये तो मेरा ऋणात्मक आ गया इसलिए नहीं हो सकता है। तब मेरा होगा कौन x का जो मान मेरा होगा वो ये हो जाएगा 11 x बराबर 11 और हम माने थे 2 ठो लगातार धनात्मक पूर्णांक जो उसमें देखिए x हम इसका मान ले लेंगे 11 तो दूसरा का क्या हो जाएगा 11 प्लस 2 यानी कि 13। तो यहाँ पे मेरा जो है 11 13 बन रहा है। कंडीशन जो बन रहा है 2 संख्या का वो कैसा बन रहा है 11 और 13। तो 8 में ऑप्शन नंबर देखेंगे डी, यहाँ पे है 11 और 13 यानी कि ऑप्शन डी मेरा इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलेंगे आगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद 9 नंबर। चलिए निम्नलिखित हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में एपी में है। निम्नलिखित में कौन एपी में है? अब एपी के मतलब ही हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एपी में होता है वह डी बराबर होना चाहिए जी A2 माइनस A1 बराबर
आप अगर करते हैं A3 माइनस A2 तो सबका जो अंतर होगा सार्व अंतर डिफरेंस बराबर बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को हम यहीं पे करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला नंबर में दिया है 4 में से हम 2 को घटाएंगे तो इसका अंतर 2 आएगा। अब 8 में से 4 को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा कितना, 4 अंतर आ जाएगा। 16 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे 8 अंतर आएगा। देखिए कंडीशन जो हमारा होता है डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, सब आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन इसका सब अलग अलग है, इसलिए ई तो ऑप्शन गलत है। आते हैं इसमें देखते हैं, यहाँ पे दिया है 3 माइनस 1 करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 9 माइनस 3 करेंगे 6 आ जाएगा, 2 और 6 आ गया, यानी कि ये भी गलत है। तुरंत यही नीचे यहीं पे डी है, देख लेते हैं जस्ट। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। ये भी अलग अलग आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो अब इसलिए से बात है, जब 3 को रिजेक्ट तो ये सिलेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देख लीजिए करके, तो यहाँ 6 में से 10 को घटाएंगे, 6 में से माइनस 10 को घटाएंगे तो 6 में से माइनस 10 को जब हम घटाएंगे तो यहाँ प्लस का 4 आएगा। -2 में से -6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी प्लस का 4 आएगा। यहाँ देखिए 2 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी प्लस का 4 आएगा। सबका अंतर सेम आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे मेरा 9 का ऑप्शन सी ही होगा। अब आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में बोलता है कि 1, 4, 7, 10 डॉट 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 के 18वें पद का मान क्या है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इसमें 18वां पद का मान पूछा है, कोई ज्यादा बात नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ आपका जो है, तो a बराबर आपको दिया हुआ है A1, पहला पद पता है आपको। इसका d भी हम निकाल लेंगे, d भी निकाल सकते हैं। तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 माइनस 1 बराबर 3, d भी निकल गया। और A18 का बात किया है, 18वां पद का बात किया है, तो A18 बराबर मेरा होता है, जानते हैं, a प्लस 17d। तो यहाँ पे a प्लस 17d, तो यहाँ पे a का मान रख दीजिए 1 प्लस 17 और d का मान है 3, तो 17 तिया 51 और 1 52, 17 तिया 51 और 1 52। तो ऑप्शन में देखिए कहीं पे अगर दिया है 52 तो है, हाँ है, 10 का सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 नंबर में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका बोल रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसमें होता है कि अगर 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, 2 समरूप त्रिभुज हैं, अगर उनका क्षेत्रफल का अनुपात है तो उसका अनुपात होता है उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। ध्यान से सुनेंगे, होता है कि अगर 2 ठो समरूप त्रिभुज है, ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज मेरा ए है और एक त्रिभुज अगर ये है, और दोनों अगर समरूप है, ये दोनों समरूप है, इसका नाम ए ले लेते हैं, इसका बी ले लेते हैं, इसका सी, इसका मान लीजिए ले लिए पी, इसका ले लिए क्यू और इसका ले लिए आर। तो यहाँ पे ये दोनों अगर आपस में समरूप हैं तो इनके समरूप संगत भुजा, तो जैसे ए बी, तो इसके संगत में हो जाएगा मेरा पी क्यू। तो इनका एरिया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा उसका इसके साथ अनुपात आप अगर करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाता है इसका संगत भुजा। मान लीजिए कि हम एगो ले लेते हैं ए बी का स्क्वायर बाय हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो दिया हुआ है वो किसका अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 16/9 दिया हुआ है। हमको भुजा का अनुपात चाहिए, तो भुजा मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे दिया हुआ है ए बी, हम माने हैं ये बुक में आपका क्वेश्चन में नहीं है, इसका जो है से होल स्क्वायर कर देते हैं तो कोई बात नहीं, जो अलग अलग है ऊपर में भी स्क्वायर नीचे में भी अगर होल स्क्वायर करें तो दोनों के लिए हो जाता है। अब क्या होता है कि स्क्वायर इधर से राइट साइड से लेफ्ट साइड में अगर आएगा तो जो स्क्वायर था इधर आने के बाद रूट में हो जाएगा, तो रूट भी सबका हो जाएगा, 16/9 कर देंगे इज इक्वल टू यहाँ पे भुजा ए बी मतलब भुजा और पी क्यू मतलब भुजा, तो इसको रूट से बाहर लाएंगे तो हो जाएगा 4/3। अब 4/3 को हम अब रेशियो में लिखेंगे तो हो जाएगा 4:3। 4:3 कहीं ऑप्शन में है, अगर है तो वही है 4:3। देखिए ऑप्शन सी है, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 11 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में।
क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण, यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज है, उसका विकर्ण आपको दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछा है। तो भुजा देखिए समचतुर्भुज यानी कि इसको बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस का जो आकार होता है ऐसा होता है, ध्यान से देखे होंगे आप लोग, इस प्रकार से होता है जिसमें इसका प्रत्येक भुजा आपस में इक्वल होता है, प्रत्येक भुजा आपस में इक्वल होता है। और यहाँ पे इसका जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, इस तरह से ये विकर्ण एक दूसरे को जो है यहाँ पे 90 डिग्री पे काटते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसमें दो ठो है, छोटा वाला जो होगा वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का है, बड़ा वाला जो है वो भी दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर का है। तो इसका भुजा पूछा है, यानी कि भुजा बताइए, ये जो मेरा है देखिए ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा, इनका मान पूछा है कि भुजा का मान क्या होता है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े ही होंगे कि D1 का होल स्क्वायर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होता है 4A स्क्वायर। तो D1 मतलब किसी को मान लो ये मेरा D1 है, ये मेरा D1 है और इसको हम मान लेते हैं मेरा D2 है, यानी कि डायगोनल फर्स्ट डायगोनल सेकेंड। तो यहाँ पे D1 यानी 6 का स्क्वायर कर देंगे जी, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36, यहाँ पे D2 कर देंगे यानी कि 8 का स्क्वायर 8 64 बराबर हो जाएगा 4A स्क्वायर। तो यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 इज इक्वल टू में 4A स्क्वायर, 4 से इसको काटेंगे आ जाएगा 25 और इधर हो जाएगा मेरा A स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ने के बाद में क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा 25 बराबर में हो जाएगा A, तो A बराबर आपका आ जाएगा 5 उसका भुजा। अब कहिएगा कि सर यहाँ पे प्लस माइनस आप काहे नहीं लिए, तो पहले पता है कि प्लस माइनस होता है। तो भाई यहाँ भुजा है ना, तो भुजा के लिए आप माइनस में नहीं बोलिएगा, किसी भी चीज़ का लंबाई हम लोग नहीं नापते हैं -10 सेंटीमीटर -1 मीटर, वो हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे 5 होगा। ऑप्शन में देखिए कहीं 5 है, तो हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 30 नंबर को देखेंगे, 13 नंबर में बोलता है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात, दो अक्ष x अक्ष और y अक्ष है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ काटा, इस प्रतिच्छेदी को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है मूल बिंदु, ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका भी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर किसको, क्वेश्चन नंबर 14 को अब देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा समझिएगा, इसमें भी बहुत आसान है, समझना है थोड़ा सा। इसमें दिया हुआ है कि x अक्ष से 5 इकाई युग्म और y अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक हैं, P के निर्देशांक ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका दिया हुआ है अक्ष, जैसे x अक्ष की बात करेगा और y अक्ष का, तो ये x अक्ष y अक्ष मैं बना लिया, x अक्ष y अक्ष। बोलता है y अक्ष में 5 इकाई पे बोला है, 5 इकाई कहने का मतलब कि 5 इकाई इसका ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। काहे कि ऊपर में भी 1 2 3 ऐसे हम लोग करते हैं ना, 1 2 3 ऐसे, नीचे भी 1 2 3 करते हैं माइनस में। तो यहाँ पे बोला है कि x y अक्ष से 5 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक बताइए। लेकिन ये कह रहा है कि एक y अक्ष से 5 इकाई की दूरी पे है, लेकिन वह बिंदु है तो कहाँ पे है, x अक्ष पे है। तो ये बिंदु x y अक्ष है, ये x अक्ष है, तो ये बिंदु जो है से मेरा कहीं दिया हुआ है वो x अक्ष पे है और ये y अक्ष से 5 इकाई दूरी पे है, यहाँ पे ये बिंदु मेरा P है। तो इस P बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है कि बताइए कि P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो भाई यहाँ पे x अक्ष पे है, और जब x अक्ष पे है तो यहाँ पे जो मान होगा x का, तो x का मान हो जाएगा 5 और y का मान हो जाएगा 0, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि x अक्ष पे y का मान 0 होता है, 0 होता है, और y अक्ष पे x का मान 0 होता है। तो ये मेरा x अक्ष है, इसलिए यहाँ x अक्ष का वैल्यू 5 हुआ और y का क्या हो गया 0। तो 5 0 कहीं ऑप्शन में है, तो हाँ है, मेरा देखने पे पता चलता है फर्स्ट, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ही हो जाएगा। सेकंड में ये बोलता है यदि साइन a बराबर 3/4 तो कौशिक a का मान होगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा कौशिक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है।
तो यहाँ पे जब मेरा साइन है और हमसे कॉसेक पूछा है, मतलब इसका जस्ट उल्टा पूछा है, तो ये 3/4 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 4/3। 4/3 कहीं है तो हाँ है, देख लीजिए ऑप्शन ए। अब आते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में बोलता है कि sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। अब इसको तो हल करना पड़ेगा। इसमें जो दिया हुआ है हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि इसमें से कौन होगा, पहले इसको हल करके देखना होगा। तो हल करने के लिए हम लोग साइन कॉस के फॉर्म में कर लेते हैं और इसके बाद इसको बनाएंगे, आसानी से बन जाएगा। जो मेरा यहाँ पे 10 है, सेक है, इनको भी हम साइन कॉस के फॉर्म में बदलेंगे। तो देखिएगा जैसे दिया हुआ है सेक ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, प्लस का साइन है प्लस दे दो। 10a, तो 10a का मतलब क्या चीज, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए, इंटू यहाँ पे इंटू में दिया हुआ है आपका 1 माइनस साइन ए। अभी दोनों का एलसीएम लेते हैं, इसका कॉस ए का, तो एलसीएम लेने के बाद में क्या हो जाएगा, कॉस ए ही होगा। एलसीएम लेंगे तो कॉस ए का एलसीएम कॉस ए ही होता है, और कॉस ए से कॉस ए को भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से ऊपर जो न्यूमरेटर में है उसको गुना करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे प्लस साइन ए आएगा। अब यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कौन फॉर्म में आ गया, आप लोग पढ़े हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। अब ये दोनों का जो इस फॉर्म में है मेरा, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और जो नीचे मेरा कॉस ए था वो अब रहेगा कॉस ए। तो एक चीज और आप लोग पढ़े होंगे कि साइन ए, याद कीजिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब इसमें देखिए अगर हम इधर से साइन ए को उठा करके उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे अगर इसको ले आएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है मेरा, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अरे 1 का स्क्वायर ना है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इस फॉर्म में है, तो इसके बदले में हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं, और बाय नीचे कॉस ए आपका है ही, तो कॉस ए और ये वो स्क्वायर कट जाएगा, तो शेष बचा क्या चीज आपके पास, सिर्फ आपके पास कॉस ए बचा, और कॉस ए इसका सही ऑप्शन है। जहां देखेंगे उसको टिक आउट करेंगे, यानी कि बी ऑप्शन 16 का बी। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोलता है। इसमें बोल रहा है कि यदि 10a बराबर √3 तो a का मान होगा, √3 है, ध्यान से देखिएगा, बोलता है कि 10a इक्वल टू √3 तो a का मान क्या होगा। तो a का मान यानी कि एंगल पूछा है आपसे, तो आप लोग जानते हैं कि 10 का जो वैल्यू होता है इस प्रकार से होता है 10 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या चीज भाई, 10a। तो a मतलब क्या चीज मेरा, ये एंगल, अब एंगल कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे वही तो बस पूछा है कि 10a यानी कि इस a का मान बताओ क्या होगा। तो a का मान क्या होगा, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, तो क्या होगा 60 डिग्री। बस फॉर्मूला है, क्वेश्चन नहीं है, समझे, फॉर्मूला है। आगे देखेंगे कि जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यानी यहाँ पे कंडीशन ऐसा कुछ होगा कि एक कोई खंभा है और इसका छाया बन रहा है, मान लो इधर सूरज है, इधर आपका सूरज है, तो इसका छाया तो इधर से जब सूरज का लाइट पड़ेगा तो छाया इधर ही बनेगा, तो इसका छाया इधर बना, तो ये छाया जो बन रहा है वो छाया भी उतना ही लंबा है, जितना लंबाई है उतना ही लंबा, यानी कि जितना खंभा का लंबाई है उतना ही लंबाई मेरा क्या चीज का हो गया, खंभा का लंबाई और छाया का लंबाई बराबर है। तो बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण के बात कर रहा है, तो उन्नयन कोण यहाँ पे बन रहा है आपका, और इस उन्नयन कोण को देखिएगा तो बताना है, सिंपल सी बात है, अगर ये 90 डिग्री का बन रहा है और ये वाला मेरा दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो इस प्रकार के जो मेरा समकोण त्रिभुज होता है इसको बोलते हैं
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु के मतलब होता है, आइसोसेलस का मतलब होता है, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल ही बना, तो आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पे जो बनेगा वो और यहाँ पे बनेगा वो, तो अगर ये 90 है तो ये पक्का है कि दोनों का सम 90 होगा, और दोनों आपस में इक्वल है, तो फिक्स है कि 45 डिग्री होगा तब हो, तो 45 प्लस 45 हो जाएगा 90, और ये दोनों बराबर है, मतलब ये 45 तो ये भी 45, दोनों बराबर भी है, तो इसलिए इसका मान 45 डिग्री होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है, तो यही सही है 45 डिग्री। आगे बोलता है कि अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। देखिए ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, वही है। आगे है, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। यानी कि दो ठो मेरा वृत्त है, एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त हम इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं, तो बोलता है कि दोनों और इनका जो त्रिज्या होगा, त्रिज्या इसका ऐसा और इसका त्रिज्या ऐसा, ठीक है। तो बोलता है क्या, समझेंगे, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी, केंद्र है इसका, मान लो केंद्र ए वाला है इसका O, और इसका है O1 ना, O डैश जो बोलो, तो बोलता है यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए। यानी कि इसमें उभयनिष्ठ दोनों में ऐसा स्पर्श रेखा के बारे में पूछा है कि जो दोनों में हो, दोनों को टच करे। तो एक स्पर्श रेखा मेरा इस प्रकार से हो सकता है जो दोनों को टच करे, एक स्पर्श रेखा इधर से भी हो सकता है जो दोनों को टच करे, एक स्पर्श रेखा ऐसे भी हो सकता है जो दोनों को टच करे, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता है, एक ऊपर से, एक नीचे से और बीच से, तीन ही मेरा स्पर्श रेखा ये दोनों का हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जिसमें दिया हुआ है 3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आगे देखेंगे 20 के बाद 21 नंबर को देखेंगे। तो 21 नंबर में आपका बोल रहा है क्या, इसमें बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में होती हैं। यानी कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, तो समदूरस्थ कहने का इसका मतलब है कि जैसे एक यहाँ पे आपका ये वृत्त है और इसका एक जीवा यहाँ है और एक जीवा यहाँ है, और बीच में अगर केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक इसका दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर है। अगर ये मान लो कि 2 सेंटीमीटर का है तो ये नीचे जो ये है ये भी आपका 2 सेंटीमीटर का ही है, दोनों आपस में जीवा का सेंटर से ही केंद्र है मेरा O, तो केंद्र से दूरी इस जीवा का जितना है केंद्र से इस जीवा का भी दूरी उतना ही है, तो जीवा दोनों आपस में क्या होंगे, तो दोनों जीवा आपस में बराबर होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। इसमें देखिए समान है, इक्वल है। 22 में बोलता है कि दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो देखिए गोला है, दो को गोला, दोनों का जो आयतन है, वॉल्यूम है, उसका अनुपात दिया हुआ है। तो गोला का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, एक हो गया। दूसरा भी मेरा ले लेते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ आपका (2) कर देते हैं 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे r अलग ले लेते हैं, सेम दोनों नहीं होगा, अलग लिए हैं क्योंकि दोनों का रेडियस अलग होगा इसलिए अलग अलग लिए हैं। एक r क्यूब स्मॉल लिए है और एक कैपिटल लिए है, इससे ज़्यादा मायने मतलब नहीं हमको है, बस मतलब है कि दो अलग है, दोनों को अलग किए हैं। तो यहाँ देखेंगे इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है कितना, इसका दिया हुआ है 8 और इसका दिया हुआ है 27, यानी कि इतना बराबर, इसके बराबर 8, इसके बराबर 27। अब यहाँ पे देखेंगे तो पाई 4/3 कैंसिल, पाई से पाई मेरा कैंसिल, यहाँ पे मेरा बच गया क्या चीज, r क्यूब बराबर 8, और इसमें देखिएगा तो बच जाता है आपका कैपिटल वाला r क्यूब बराबर में 27। अब इसको उधर अगर मेरा जो क्यूब है उधर जाता है तो क्यूब रूट हो जाएगा, यानी कि r इक्वल टू हो जाएगा जी 8 का क्यूब रूट निकालना है। यहाँ पे अगर कैपिटल R ले लेंगे तो यहाँ पे 27 का क्यूब रूट निकालना है, तो इसका क्यूब रूट हो जाता है 2 और इसका हो जाता है 3। अर्थात यहाँ पे जो रेडियस इसका होगा 2 हो जाएगा और इसका जो रेडियस हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। हम तो रेडियस निकाल लिए, हमारा क्या निकल गया, इसका रेडियस, गोला का रेडियस निकाल लिए, त्रिज्या निकाल लिए। अब इनका जो है से बोला है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, यानी कि उनके पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो उनका पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है
4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इसका, और इसका भी हो जाएगा तब क्या 4 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, और इसका आर का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9, यानी कि इसका अनुपात होगा 4:9। ऑप्शन में कहीं अगर दिखता है 4:9 तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा दिख रहा है अनुपात में वो 4:9 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है मेरा, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे इसमें। 22 का ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब आते हैं 23 में, बोलता है कि किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या है। अब यहाँ पे गोला है, फिर भी वही सेम टू सेम, यहाँ भी गोला था यहाँ भी गोला है। अब इसमें त्रिज्या का मान पूछा है, तो त्रिज्या बताने के लिए क्या करना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 144 पाई। अब देखिएगा यहाँ पाई से पाई मेरा कट जाएगा, यहाँ 4 से काटेंगे इसको तो 4 यही कि 12 और 2 बचेगा, 4 छक 24, यानी कि आर बराबर आपका आ जाएगा √36, तो आर बराबर आपका आ जाएगा 6, यानी कि त्रिज्या पूछा था, त्रिज्या आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन में आपका दिखा रहा है ए में ही 6 सेंटीमीटर, तो यही हो जाएगा। आगे है 24 नंबर में कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या है। अरे भाई तो चित पर तो हम लोग जानते हैं, एगो सिक्का में 2 भागे है, एक चित होता है एक पट होता है, एक हेड एक टेल होता है। अगर एक बार उछालेंगे तो चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा, उसकी प्रायिकता की बात करेंगे तो टोटल इवेंट है 2, एक चिट या पट आ सकता है, मतलब 2 संभावना है आने की, 2 गो हेड या टेल, तो 2 हो जाएगा। और आ रहा है जो कन्फर्म ही बोला है कि सिक्का को उछालेंगे तो चीते आएगा, तो एक ही आएगा, इसलिए मेरा इसका हो जाएगा 1/2 बी ऑप्शन। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता डी होती है। आगे देखेंगे निश्चित घटना की प्रायिकता के बाद आगे बोलता है, आगे नंबर 26 में आपका बोलता है कि एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। देखिए पासा है, पासा में आपका 6 घटना घटने की संभावना रहता है। अगर पासा है तो 6 को घटना घटेगा, कुल 1 2 3 4 5 6 आएगा, लेकिन ये बोलता है कि 6 नहीं आना है, सब नहीं आना है, उसमें सम संख्या आना है। उसमें क्या बोला है कि उछालेंगे तो सम संख्या, तो सम संख्या क्या क्या होता है उस पासे के ऊपर, तो पासे के ऊपर सम संख्या 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है, यानी कि सम संख्या आने की संभावना 3 है तो 3 रहेगा मेरा ऊपर, और टोटल संभावना कितना है 6 है, तो 6 रहेगा नीचे। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। ऑप्शन में देखेंगे 1/2 अगर है तो वही हो जाएगा, तो 1/2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक पासे को हम उछालेंगे तो सम संख्या आने की संभावना क्या है 1/2। 27 में बोलता है कि यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। देखिए ये दिया हुआ आपका है समांतर श्रेणी में है, x + 2 3x 4x + 1, तो समांतर श्रेणी में होगा कब, जब इनका d सार्वंतर जो है वो हमेशा मेरा क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। तो सार्वंतर निकालने के लिए इसको मान लो मेरा ये है a1 है, इसको मान लो मेरा ये a2 है, इसको मान लो मेरा ये a3 है, तो d बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, d बराबर होता है a3 - a2 करो और फिर इधर कर दो a2 - a1, आपस में इक्वल होना चाहिए, तब मेरा इक्वल होगा तो सही है समांतर श्रेणी, नहीं तो नहीं है। तो देखते हैं a3 का मान दिया हुआ है मेरा 4x + 1 - x2 कितना है मेरा 3x, तो यहाँ ले लेते हैं 3x। अब लेंगे x2 a2 मेरा कितना है 3x, तो 3x ले लेंगे माइनस a1 मेरा कितना है x + 2, तो यहाँ पे ले लेंगे x + 2। अब इसको हल कर देंगे, x का मान आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 4x में से 3x को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा कितना x, एक सिंगल x बचेगा +1, और यहाँ पे मेरा है 3x - x - 2, तो 3x में से x जाएगा
3x में से x जाएगा तो बचेगा 2x माइनस 2। अब देखेंगे तो करेंगे क्या कि x को उधर ले जाते हैं, -2 को इधर ले आते हैं, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड हम इसको चेंज करेंगे। तो -2 को इधर लाएंगे तो मेरा +2 हो जाएगा और ये 1 रहेगा, 2x यही रहेगा। और माइनस x जो था मेरा बाएं साइड में, दाएं साइड में ले जाएंगे तो प्लस में था, इधर जाने के बाद ही माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 3 आएगा और 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x आएगा। पूछा था हमसे कि x का मान बताइए, तो x का मान हमारा हो गया, x का मान हमारा हो गया 3। ऑप्शन में कहीं 3 है तो देखेंगे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में मेरा 3 है। आएंगे 28 में, इसमें बोलता है कि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा, x का मान पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जितना भी आपका दिया हुआ फ्रैक्शन है इनका योग करेंगे और टोटल जितना है उसको नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मेरा हो जाएगा 6 + 8 + 9 + x प्लस तथा 13 का माध्य। हाँ, तो फिर प्लस में 13 ले लेंगे और बट्टा में दिया हुआ है कितना, 1 2 3 4 5, तो ये 5 को हो गया। और इसका माध्य निकलता कितना है वो भी दिया हुआ है कि माध्य 10 है, तो इसका मान हम 10 रख लेंगे। अब चलेंगे जो 10 अब गुने 5 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 और इसके बाद इनको जोड़िए तो 8 और 6 14, 14 और 9 तो 14 और 6 20 और 3 23, 23 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 और 36 हो जाएगा, 36 और प्लस में x, तो इसके बाद 36 + x हुआ तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस कर देंगे 36 तो x बराबर आ जाएगा 14, x बराबर क्या आ जाएगा 14। ऑप्शन में है कहीं तो हाँ, ऑप्शन में सी में है, तो ऑप्शन सी मेरा हो जाएगा सही, 14 नंबर आएगा x का मान। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें दिया हुआ है आपका, इसमें दिया हुआ है कि 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक है। तो बहुलक में होता क्या है कि जो अधिक बार आता है, बहुलक में जो संख्या इसमें ज्यादा बार आया है वही इसका क्या हो जाएगा, बहुलक होगा। तो 2 देखिए 1 2 3 बार आया है, 6 देखिए 1 बार आया है, 4 देखिए 1 बार आया है, 5 देखिए 1 बार आया है, 0 देखिए 1 बार आया है। यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बार मेरा 2 आ रहा है, तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ज्यादा बार आया। बहुलक का मतलब बहुत बार आने वाला, तो 2 ही मेरा इसका सही ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन ए। अब 30 नंबर में बोलता है कि 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका बताने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ डाटा होता है उसको हम क्या करते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग किसी भी ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेते हैं, इसके बाद इसका हम माध्यिका बताते हैं। तो सबसे पहले इसको हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो लिखेंगे 7, इसके बाद 8, इसके बाद 9, इसके बाद 10, इसके बाद 11, इसके बाद 11 के बाद फिर 12 भी है, 12 के बाद फिर 15 है, 15, 7 8 9 10 11 12 15, इसको हम एक क्रम में सजा लिए। अब देखेंगे कि कितना टोटल है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसका मध्य में कौन आ रहा है, तो देखिए इधर से 3 गो यहाँ तक हो जाता है, इधर से 3 गो यहाँ तक हो जाता है। इसके मध्य में कौन आ रहा है, तो मध्य में आ रहा है 10, मध्य में कौन आ रहा है 10 आ रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन में होगा 10 जहां वही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है मेरा 10। यानी कि इस प्रकार से हम लोग बच्चों 1 से लेकर के 30 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है या पूछेगा, ये पूछता है उसको हम लोग कर लिए। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, निश्चिंत ही इसमें से क्वेश्चन आपका 1 2 नहीं 8 10 आ जाने की संभावना है, क्योंकि जैकबोर्ड के द्वारा निकाला गया गेस है। और अगर इससे नहीं आएगा तो इसी प्रकार का आएगा, पैटर्न आपको समझ में आ गया कि ऐसे क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे हम बनाएंगे और इसके बाद आप लोग और आगे बनाएंगे। बस इतना ही, थैंक यू।